नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम उत्तर प्रदेश से बाहर हैं, ये कहना चाहिए कि हम कर्नाटक में हैं और कल हमारी कर्नाटक के लिए आगमन था, तो इस वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए। आज हम कर्नाटक शहर की दो एक सड़कों का नज़ारा दिखाएंगे, लेकिन फिर भी आज चूँकि 6वें चरण का मतदान हो रहा है देश में, जिसमें 14 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं और हम उत्तर प्रदेश पर ही खास फोकस करेंगे कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। तो पहले तो हम आपको उत्तर प्रदेश की स्थिति दिखा दें, फिर हम कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एक मंदिर के आसपास की झलक दिखाएंगे और कुछ बाज़ारों की झलक दिखाएंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे। तो पहले हमारी ये कहानी सुन लीजिए जो हम उत्तर प्रदेश के ऊपर दोहराने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, और ये वीडियो काफ़ी रोचक होगा आपकी जानकारी के लिए। एक नई जानकारी दूंगा मैं आपको, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और आप मेरी जानकारी को सुन करके दंग रह जाएंगे, क्योंकि छठे चरण के जो लोग हैं, इलाहाबाद है खासकर, वहाँ मेरा अखबार भी छपता है, सुल्तानपुर है और मछली शहर है और बस्ती वगैरह वगैरह। तो ये इस इलाके के लोगों से हमारी काफ़ी बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है। तो इस मामले में जो नई चीज़ निकल कर के आई है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। छठे चरण की जो नई स्थितियाँ पैदा हुई हैं उसको लेकर के नरेंद्र मोदी भारी चिंता में हैं। हालांकि उन्होंने चुनाव आयोग को अंदरूनी निर्देश दे दिया था कि वो 7 चरणों में चुनाव कराए, और ये 7 चरण अब नरेंद्र मोदी के लिए भारी पड़ रहे हैं। देखिए, पहले और दूसरे चरण में जो मुद्दे मुखर होकर के जनता के सामने नहीं आ पाए थे, वो अब 5वें और 6वें चरण में आम आवाम के सामने हैं। और वो मुद्दे क्या हैं? सबसे पहला मुद्दा है, मैं आपको बता दूं, संविधान बचाओ का। विपक्ष, या कहना चाहिए इंडिया गठबंधन, पूरी तरह से इस बात पर फोकस कर गया है कि वो जो आम जनता है, जो संविधान के बल पर आज अपने आप को इतना ऊंचा उठा पाई है, वो जनता बहुत ही गोलबंदी में आ गई है, बहुत बड़ी गोलबंदी में आ गई है। अब मैं आपको इशारा करना चाहता हूं कि जो वोट हमारी तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती का जो वोटर है, वो पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के सामने शिफ्ट हो गया जाकर के। वो खुद वोट कर रहा है, उसको केवल जो राहुल गांधी संविधान दिखाते हैं, अखिलेश यादव जो संविधान बचाने की बात करते हैं, वो चीज़ें याद हैं। बाकी उनको ये नहीं याद है कि कहाँ साइकिल है, कहाँ हाथ है, कहाँ हाथी है। तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि संविधान बचाना है। तो ये तो रही दलित वोट की बात, मैं फिर अभी इस बात पर लौटूंगा। दूसरा मुद्दा जो हाथ लगा है, सेना में जो भर्ती का मसला है, उसको लेकर के देखिए, आज छठे चरण में जो अधिकांश बच्चे हैं, लोग हैं, या तो टीचिंग लाइन में जाते हैं या फिर सेना में जाते हैं। इस इलाके के लोग, खासतर इलाहाबाद हुआ और आपका सुल्तानपुर हुआ, ये ऐसे इलाके हैं, प्रतापगढ़ हुआ, कि सेना में ज़्यादातर जाने की इच्छा रखते हैं और जाते भी हैं। लेकिन वहाँ 4 साल जाकर के फिर उन्हें घर वापसी होना है, ये मुद्दा भी बहुत ही गजब का जोर पकड़ा है। और आपको मालूम है, फूलपुर की रैली में तो वहाँ की भीड़ ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को हेलीकॉप्टर से ही नहीं उतरने दिया और कह दिया कि आप जाइए, हम आपको वोट करेंगे, आप दूसरी जगह चुनाव प्रचार करिए। इतना जन सैलाब उमड़ा हुआ था और वास्तव में बिना भाषण दिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी इलाहाबाद की रैली के लिए निकल पड़े थे। जब लोगों को वहाँ पता चला कि राहुल गांधी और वहाँ जनता ने बहुत ही गजब का रेस्पॉन्स दिया और वो कह रही है हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी बातें हमारी समझ में आ चुकी हैं, तो इलाहाबाद में भी एकदम इतना जन सैलाब उमड़ा कि वो जनता संभाले नहीं संभल रही थी। और कई सीटों पर भी आपने देखा होगा, बस्ती वगैरह में भी जब अखिलेश यादव गए थे तो वहाँ भी बैरिकेटिंग टूट गए। आजमगढ़ में भी यही हाल हुआ, वहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया कई बार
लेकिन फिर भी जनता अखिलेश से मिलना चाहती थी। और इसके बाद अब मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ कि मायावती पिछले जो 2014 का चुनाव था उसमें 18% वोट लेकर आई थी बसपा के खाते में, और 2019 का चुनाव था उसमें वो 12% पर आ गई थी। अब की बार जो जाने माने पत्रकार हैं, देश के बहुत ज़्यादा बारीकी से काम करते हैं पत्रकारिता में, थिंकर हैं, एनालिसिस करते हैं, उनका कहना है कि हम समझते हैं कि मायावती इस बार अपनी हर सीट पर कमोबेश 4 या 5% में वोट प्राप्त करने में निपट जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके मतलब क्या है कि जो बसपा का 100% वोट है उसमें से 60 या 80% वोट कांग्रेस पार्टी को या साइकिल पर जाएगा, और शायद छठे चरण में यही स्थिति पैदा हुई है, क्योंकि तमाम जो हमारे विश्लेषक हैं और जनता है वो ये कह रही है कि अब लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि कौन पार्टी सामने है। उनको बस ये दिखाई दे रहा है कि इंडिया गठबंधन ने जो कहा है कि संविधान बचाना है तो वोट के लिए मर मिट जाना है, वो चीज़ याद है। और जो सेना में भर्ती का मसला है 4 साल का अग्निवीर का, इसको राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने कहा है कि इस योजना को हम रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। तो कोई नेचुरल सी बात है, आज के ज़माने में हर व्यक्ति या हर युवा ये चाहता है कि उसकी सेना में नौकरी लगे, उसे बाय द वे कुछ हो भी जाता है सेना में काम करते करते, सेवा करते करते, तो उसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अब दिमाग में घर कर गई हैं लोगों के। ऐसा नहीं है कि सेना में केवल सवर्ण ही जाते हैं, सभी तरह के लोग जाते हैं, बैकवर्ड भी जाते हैं और दलित भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, लेकिन अब सबके दिमाग में एक ही कहानी आ रही है कि ये अग्निवीर योजना कुछ नहीं है, केवल जुमलेबाजी है। और राहुल गांधी ने ये सब कह दिया है कि हम इस योजना को ही ख़त्म कर देंगे, तो अब जनता उनकी तरफ मुड़ने लगी है। एक बात मैं आपको फिर बता दूं कि लोग अभी जो एनालिसिस्ट हैं उनमें कुछ लोग जैसे हम हैं, मैंने ये मुद्दा उठाया है कि मायावती का वोटर अब पूरी तरह से इधर कांग्रेस और साइकिल पर शिफ्ट हो रहा है। इसी तरह से देखिए, मैं आपको बताऊं, जो वाराणसी का जो चुनाव होना है अगले चरण में 1 जून को होगा, इसमें नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं और उस पर कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ आप ये देखिए कि अजय राय का मुस्लिम जो ख़ास तौर पर अंसारी थे उनसे पटती नहीं थी, क्योंकि उनके भाई का जो कुछ मर्डर का मसला है वो आपके सबके सामने है, पब्लिक डोमेन में है, इसलिए वो। लेकिन बनारस का मुसलमान आज भी उसे केवल पंजा दिखाई दे रहा है, हाथ दिखाई दे रहा है, उसे अजय राय दिखाई नहीं दे रहे हैं। अजय राय को वो वोट करेंगे बाकायदे, लेकिन अभी जैसे अफजल अंसारी जो चुनाव लड़ रहे हैं गाजीपुर से, तो उनके लिए आपको मालूम है कि उनके लिए जाने की अजय राय की बात थी कि उन्हें वो सपोर्ट करें समाजवादी पार्टी के लिए, तो उन्होंने कहा था हम देखेंगे, लेकिन ख़ास तौर पर खुल कर के नहीं बोले क्योंकि वो भाई के मर्डर का मसला था। तो कहना ये चाहिए कि अब मुसलमान भी किसी भी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं है उसके लिए ये सारी चीज़ें जो सामने आ रही हैं, नरेंद्र मोदी जो बार बार हर सीट जब हर चरण का चुनाव होता है तो उस पर कभी न कभी वो हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं, और कभी कहते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम करूँगा तो मेरे लिए ठीक नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ख़ास तौर पर जो एक बात सामने आई है कि वो मंगलसूत्र मुसलमानों को दे देगी कांग्रेस, भैंस कांग्रेस को दे देगी एक, और 4 बीघा में से 2 बीघा खेत छीन लेगी आपसे। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो अब कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी इस समय पूरी तरह से मुसलमान विरोधी एक तरह से चेहरा हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ संविधान दिखाई दे रहा है। तो ये वजह है
कि जो मायावती का वोटर है वो और मुसलमान वोटर है वो पूरी तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ एक तरफ झाड़ कर जा रहा है। हालांकि कई जगह मायावती ने मुसलमान प्रत्याशी भी दिए हैं, जैसे आपको मालूम ही है, तो उनको वो एक तरह से जो मुस्लिम जगत है वो पूरी तरह से उन्हें डमी मान के चल रहा है कि ये वोट काटने के लिए प्रत्याशी मुसलमान दिए गए हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। जो भी वोट पड़ेगा वो वोट कट जाएगा और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। तो ये वजह भी एक सबसे बड़ी बात है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि शायद मुसलमान और दलित और यादव सारे एक तरफा वोटिंग करने जा रहे हैं अब की बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में। यही स्थिति मैं समझता हूँ। उत्तर प्रदेश के बाद मैं अब हरियाणा पर आता हूँ। हरियाणा में भी आपको मालूम है, हरियाणा वो प्रदेश है कि जब भी वहाँ पे राजनीति शुरू होती है, जब भी कोई बड़ा कदम उठाया जाता है तो वो देश भर में गूंजता है। हरियाणा एक ऐसा, हालांकि वो छोटा स्टेट है, 10 सीटें हैं लोकसभा की, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी कोई घटना घटती है तो उसमें हरियाणा का बहुत अहम रोल होता है। तो अभी जो पब्लिक की तरफ से और तमाम विश्लेषकों की तरफ से जो हमें सूचनाएं मिल रही हैं उसमें मात्र ये कहने में आ रहा है कि शायद हरियाणा की जो 10 सीटें थी उन्हें भारतीय जनता पार्टी लूज करने जा रही है। उसमें से ज़्यादा उसे मिलती हैं तो 2 सीटें मिल जाएंगी। वहाँ खट्टर भी करनाल से शायद चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी तमाम विरोध हुआ है, काले जगह जगह उन्हें काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो वही प्रत्याशी हैं। कोई खेत तो छोड़ने से रहे, जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाता तब तक वो पूरी तरह से हाथ पैर मारेंगे। तो उन्होंने अमित शाह को बुलवाया अपने प्रचार के लिए और जेपी नड्डा को भी बुलवाया। तो कहना चाहिए कि हरियाणा की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब बताई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वो मुद्दे जिन्हें भारतीय जनता पार्टी उठा नहीं रही थी, जिन्हें इग्नोर कर रही थी, लाठीचार्ज, किसानों की जो उस समय जो आंदोलन हो रहा था उसमें से 700 के आसपास किसान मारे गए, उसमें तमाम जाटों के भी लोग थे। और हरियाणा में आप देखिए कि 36% जाट है, लेकिन जाट इस समय अग्निवीर, क्योंकि जाट सबसे ज़्यादा सेना में जाने की बात करता है, या यादव, 2 ही कौम ऐसी हैं, तो वो सबसे ज़्यादा विरोधी हैं कि अग्निवीर जब कांग्रेस उसको रद्दी की टोकरी में फेंकने जा रही है तो उसकी सरकार बनना बहुत ज़रूरी है। तो जाट मैं समझता हूँ 80% जाट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लिया है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक कहानी ये सामने आई, हालांकि महाराष्ट्र का चुनाव पूरी तरह संपन्न हो चुका है, लेकिन एक नई कहानी अब निकल कर आई है कि उद्धव ठाकरे जो घोर हिंदूवादी कहे जाते थे और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बुराई करते थे, मुसलमानों की बुराई करते थे, उनको भी मुसलमानों ने उनकी पार्टी के हर कैंडिडेट को वोट दिया ज़बरदस्त तरीके से। अभी कोई मैं एक वहाँ के पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार रघुवंशी हैं, क्या इस तरह का नाम है, उनकी बात सुन रहा था किसी चैनल पर, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल कोई मतलब नहीं रह गया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी भले ही नई है, लेकिन सारा का सारा मुसलमान अब की बार गोलबंद हो गया है कि जहाँ उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी हैं उन्हें भी वोट दिया है, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको भी वोट दिया है, एनसीपी के प्रत्याशी हैं एनसीपी को वोट दे रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कश्मीर में 1 सीट पर चुनाव हो रहा है, वहाँ आज वोटिंग है, तो वहाँ की स्थिति भी आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव ही नहीं लड़ रही है, तो निश्चित तौर पर वो सीट फारूक अब्दुल्ला को जाएगी या कोई और पार्टी आती है तो उसको जाएगी। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का इस बार खाता भी नहीं खुलना है। तो एक चीज़ तो ये रही। दूसरा, दिल्ली की जो कहानी है वो अजीबोगरीब है। अभी जैसे हरियाणा की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, ऐसे दिल्ली की सारी सीटें 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। लेकिन अब की बार मामला पूरी तरह फंस गया है। अरविंद केजरीवाल को पब्लिक चाह रही है, उनको जेल क्या भेजा, जेल से निकलने के बाद उन्होंने जो ऐलान किए हैं वो सारी चीज़ें सामने रख कर के पूरी तरह से उसको चर्चा में ला दिया है। तो वहाँ की पब्लिक जो है अरविंद केजरीवाल को जेल जाने के बारे में बहुत गलत बात कह रही है कि नरेंद्र मोदी ने ये काम गलत किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। हालांकि
भारतीय जनता पार्टी को अपनी जो पुलिस के जरिए, पुलिस तो चूँकि उसी के कब्जे में है, पुलिस के जरिए अरविंद केजरीवाल को स्वाति मालीवाल को लेकर के फंसाने के चक्कर में है। तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन कोर्ट ने, आपको मालूम है कि जो ईडी का मसला था उस पर कोर्ट ने इजाज़त दे दी कि भाई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कन्वीनर है, और वो चुनाव नहीं करेगा तो फिर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये सारा मसला, मैं आपको बता दूं कि सारी सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलने वाली हैं। हालांकि अभी 4 जून को इलेक्शन डिक्लेयर होगा कि किसको कहाँ पर क्या जीत मिली, लेकिन फिर भी एक अनुमान के तौर पर ये सारी चीज़ें हम बोल रहे हैं। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप मेरे वीडियो को शेयर भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव। इस मंदिर का नाम क्या है? मुद्दा मंदिर का नाम क्या है? मेरे को इतना आइडिया नहीं है। मुद्दा नाम क्या है मंदिर का? मुद्दा हम कभी गए नहीं इस मंदिर में, से बार से देखा है वो। ये जगन्नाथ भगवान है, विष्णु जी की इनकी तस्वीरें लग रही हैं यहाँ पे। चल, ये रोड ब्लॉक हो गई। वही रथ निकल गया, रथ रथ यात्रा वाला रथ। मुद्दा याद है, हम उस दिन छत पे रात तो खड़े थे, परसों तरसों। सॉफ्ट टैग। हमने आपको अपने वीडियो में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का भी कुछ 1-2 मिनट की झलकी दिखाई। आपको ये सब कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।